जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग लवक पढ़ रहे थे और उसमें आपको बताए थे कि लवक जो होता है वो एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है जो मुख्य रूप से पादप कोशिका, प्रोटोजोआ। और वहीं पर बताए थे कि कुछ शैवाल जो होते हैं, एल्गी जो होते हैं, उनमें क्या होता है, ये मौजूद होता है। लवक के फिर हम आपको बताए थे कि लवक में अलग अलग प्रकार के वर्णक मौजूद होते हैं और इसके आधार पर लवक जो है उनको 3 भागों में बांटा गया है: अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। वहाँ पर हम लोग अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक के बारे में क्या कर किए थे, पढ़ चुके थे। इसके बाद आज हम लोग को जो पढ़ना है वो हरित लवक के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग डालेंगे हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरित लवक जो है ये भी एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होता है और ये दोहरी झिल्ली युक्त के साथ साथ इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक मौजूद होता है। और इसमें हम लोग क्लोरोफिल वर्णक मौजूदगी के कारण देखते हैं कि ये मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे। आज क्लोरोप्लास्ट की हम लोग को संरचना देखना है, स्ट्रक्चर देखना है। तो लिखेंगे यह दोहरी झिल्ली युक्त गोलाकार अंडाकार चक्रिक फीताकार एवं लेंसाकार लिख सकते हैं की संरचना है। लेंस आकार की संरचना है। गोलाकार का मतलब होता है गोल इस प्रकार से, अंडाकार का मतलब होता है इस प्रकार से, चक्री का मतलब होता है डिस्क के समान, और फीताकार का मतलब रिबन से, और लेंस का मतलब होता है लेंस के समान इस प्रकार से। ठीक है ना। तो ये कई प्रकार के इसका आकार होता है और अलग अलग आकार में ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या होता है, मौजूद होता है। अब अगर इसकी संरचना को हम लोग देखें तो संरचना भी क्या होता है, अलग होता है, विशेष होता है। संरचना देख सकते हैं इसका, हरित हेड डाल सकते हैं हरित लवक की संरचना सिंपल सा संरचना होता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ संरचना है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसमें बाह्य झिल्ली भी होता है और अंतर झिल्ली भी मौजूद होता है। देखिएगा कैसे बना रहे हैं, सिंपल है और समझते चलिएगा इसके साथ साथ ही। तो क्लोरोप्लास्ट चारों ओर से 2 झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। ये जो झिल्ली सबसे बाहर की ओर मौजूद होता है, इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं बाह्य झिल्ली, और बाह्य झिल्ली के ठीक नीचे वाला जो झिल्ली होता है इस झिल्ली को बोलेंगे हम लोग अंतः झिल्ली बोलेंगे। बाह्य झिल्ली जो होता है इसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार से, और इन छिद्रों के मौजूदगी के कारण बाह्य झिल्ली जो होता है वो अंतः झिल्ली से क्या होता है, ज़्यादा पारगम्य होता है। एनसीईआरटी लिखा है कि अंतः झिल्ली जो है वो बाह्य झिल्ली से क्या होता है, अपेक्षाकृत कम पारगम्य होता है। अर्थात कौन पारगम्य ज़्यादा होगा, बाह्य झिल्ली ज़्यादा पारगम्य होता है और अंतः झिल्ली क्या होता है, कम पारगम्य। ये बाह्य झिल्ली ज़्यादा पारगम्य क्यों होता है, क्योंकि उसके सतह पर कई छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र मौजूद होते हैं। अब ये अंतः झिल्ली है और अंतः झिल्ली से अंदर का ये जो भाग होता है, घिरा हुआ भाग, तो ये अंतः झिल्ली से नीचे का ये जो पूरा भाग है ये गाढ़े द्रव के रूप में रहता है। ठीक है। और इस गाढ़े द्रव के रूप में उपस्थित ये जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। पूरा का पूरा भाग जो है ये क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। अगर आप इस स्ट्रोमा में देखें तो क्या होंगे, आपको कई झिल्ली युक्त चपटे थैलीनुमा रचनाएं दिखाई देते हैं जो एक के ऊपर एक क्या होते हैं, समूह में मौजूद होते हैं। और उन झिल्ली चपटे संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड लेमिला बोलते हैं। इस तरह से इसमें देखा जा सकता है, ऐसे एक झिल्ली संरचना हो गया, फिर इसी में एक और, इसी में, इस प्रकार से क्या होते हैं, इस प्रकार के चपटे थैलीनुमा संरचनाओं का समूह मौजूद होता है जो सिक्कों के भाग, सिक्का क्वाइन होता है, जैसे हम लोग क्वाइन को एक के ऊपर एक रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से वैसे ही क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और इनमें से प्रत्येक जो होता है, इनमें से एक की अगर बात किया जाए तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं,
थैलेक्वाइड लैमिला, थैलेक्वाइड लैमिला बोलते हैं। और थैलेक्वाइड यहाँ पर 1 2 3 थैलेक्वाइड लैमिला है। और ये थैलेक्वाइड लैमिला का जो ग्रुप बनता है, समूह बनता है, इस पूरे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम कहते हैं, ग्रेनम। अब ये एक ग्रेनम यहाँ पर है, ये भी तो एक ग्रेनम होगा, इसमें भी बहुत सारे थैलेक्वाइड लैमिला हैं, ये भी ग्रेनम है। ये सभी ग्रेनम जो होते हैं, ग्रेनम का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना कहते हैं, ग्रेना। एक को बोल रहे हैं थैलेक्वाइड लैमिला, बहुत सारे थैलेक्वाइड लैमिला के समूह को ग्रेनम बोल रहे हैं, और बहुत सारे ग्रेनम के समूह को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रेना बोल रहे हैं। अब ये जो थैलेक्वाइड लैमिला जो ग्रेनम होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इस प्रकार से एक चपटे संरचना के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और वह चपटा संरचना जो 2 ग्रेना को आपस में जोड़ने का काम करता है, इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमिला कहते हैं, स्ट्रोमा लैमिला, या इसी को बोलते हैं फ्रेट चैनल। स्ट्रोमा लैमिला, स्ट्रोमा लैमिला क्या होता है, ये भी एक चपटा संरचना होता है जो 2 ग्रेनम को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अब अगर आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा को देखें तो इसमें कई छोटे छोटे संरचनाएं आपको मिलते हैं। पहला जो संरचना होता है, ये इस प्रकार से दोहरी कड़ी, 2 कड़ी से बना हुआ वृत्ताकार डीएनए होता है। इसको लिख सकते हैं दोहरी कड़ी वृत्ताकार डीएनए। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में देखे थे, वहाँ पर एकल कड़ी वृत्ताकार डीएनए था, जबकि क्लोरोप्लास्ट में दोहरी कड़ी वृत्ताकार डीएनए होता है। इसी में क्या होते हैं, इस प्रकार से कई प्रकाश संश्लेषी एंजाइम मौजूद होते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषी एंजाइम को हम लोग बोलते हैं रूबिस्को। मोस्ट एविडेंट एंजाइम ऑन अर्थ होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीनियस नेचर का एंजाइम होता है कौन, रूबिस्को होता है। इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में क्या होते हैं, कई बताया कि छोटे छोटे संरचनाएं होती हैं। उनमें से एक होता है आपका राइबोसोम, और राइबोसोम जो होता है ये 70S राइबोसोम होता है। यह है आपका क्लोरोप्लास्ट का संरचना। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कई प्रकार के गोलाकार, अंडाकार, चक्रिक, फीताकार और निलसाकार संरचना होता है। ये चारों ओर से 2 झिल्लियों द्वारा घिरा होता है, बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली। बाह्य झिल्ली जो होता है वो अंतर झिल्ली की तुलना में अधिक पारगम्य होता है, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र मौजूद होते हैं। अंतर झिल्ली से घिरे हुए अंदर का जो आवरण होता है, ये गाढ़े द्रव के रूप में रहता है। और इस गाढ़े द्रव के रूप में मौजूद आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। अब ये जो स्ट्रोमा है, इसमें आपको कई छोटे छोटे थैलीनुमा झिल्ली, थैलीनुमा रचनाएं मिलती हैं। उन थैलीनुमा रचनाओं को हम लोग बोलते हैं थैलेक्वाइड लैमिला। थैलेक्वाइड लैमिला का जो समूह होता है उसको ग्रेनम कहते हैं, और ग्रेनम के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना कहते हैं। ये ग्रेनम जो होते हैं वो आपस में एक चपटी नलिका से जुड़े होते हैं, चपटी संरचना से जुड़े होते हैं। और चपटी संरचना को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिला या फ्रेट चैनल बोलते हैं। अब ये अगर आप स्ट्रोमा को देखें तो स्ट्रोमा में क्या होते हैं, कई छोटे छोटे एंजाइम होते हैं, दोहरी कड़ी वृत्ताकार डीएनए होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करने वाला रूबिस्को एंजाइम होता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम। तो ये है आपका हरित लवक का संरचना, इसको लिखिए और इसको बना लीजिए। अब जो स्ट्रक्चर में हम लोग देखे उसी के बारे में बारी बारी से लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, हरित लवक, हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है जिसमें बाह्य झिल्ली अंतः झिल्ली के तुलना में, अंतः झिल्ली की अपेक्षा अधिक पारगम्य होता है, अधिक पारगम्य होता है। एनसीईआरटी उल्टा लिखा है कि जो अंतर झिल्ली होता है वो बाह्य झिल्ली के अपेक्षा कम पारगम्य होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना है, अपेक्षा अधिक पारगम्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो स्ट्रोमा क्या होता है वो देखना है। अब ऐसा आप बताए थे कि बाह्य झिल्ली अधिक पारगम्य क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं। स्ट्रोमा क्या होता है, अंतर झिल्ली से घिरे हुए अर्ध तरल आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं।
क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक प्लास्ट के अंतः झिल्ली से घिरे अर्ध तरल आवरण सेमी फ्लूइड जो स्पेस होता है नेचर का, अर्ध तरल आवरण को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा कहते हैं। इसी में लिख सकते हैं, इसमें अनेक छोटी रचनाएं कौमा प्रकाश संश्लेषी एंजाइम कौमा दोहरी कड़ी वृत्ताकार डीएनए, दोहरी कड़ी वृत्ताकार डीएनए एवं राइबोसोम मौजूद होते हैं। 70 राइबोसोम। करेक्ट। स्ट्रोमा में कई तरह के क्या होते हैं, छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, दोहरी कड़ी वृत्ताकार डीएनए होता है, प्रकाश संश्लेषी एंजाइम होते हैं और 70 राइबोसोम क्या होता है, मौजूद होता है। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग थाइलेक्वाइड लेमिला। थाइलेक्वाइड लेमिला क्या होता है? सीधा सा थाइलेक्वाइड लेमिला को अगर देखा जाए तो इस प्रकार से भी बनाए थे हम लोग, ठीक है। कि ये थाइलेक्वाइड लेमिला जो होते हैं वो झिल्ली युक्त चपटी थैलीनुमा रचनाएं होती हैं जो एक के ऊपर एक सिक्कों के जो चट्टा होता है, स्टैक होता है, उसके भांति ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। लिख सकते हैं इसमें, यह झिल्ली युक्त चपटी थैलीनुमा रचना है जो स्ट्रोमा में सिक्कों के, एनसीईआरटी लिखा है, चट्टों, इस चट्टों का मतलब इस प्रकार से एक के ऊपर एक सिक्कों के चट्टों की भांति मौजूद होते हैं। सिक्कों के चट्टों के भांति क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अगर आप इसको स्ट्रक्चर देखें, ये इस प्रकार से होता है। यानी देखिएगा ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है, एक को हम लोग निकाल के इसको बड़ा कर रहे हैं, ये एक ही होता है, दोनों मेम्ब्रेन मिल करके एक ही मेम्ब्रेन होते हैं। इस प्रकार से इसको समझने के लिए हम बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये एक ही होता है। तो ये जो है, जो डार्क कलर से बनाए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। और थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन से घिरा हुआ अंदर का ये जो भाग होता है, इसको ल्यूमेन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी अवकाश लिखा है हिंदी में, तो इसको ल्यूमेन कहते हैं। अभी जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन होता है, इसमें क्या होता है, कई प्रकार के वर्णक रंग मौजूद होते हैं। ये वर्णक हैं, रंग हैं, और इन वर्णकों के समूह जो होता है, जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, इनको हम लोग क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट होता है, और ग्रुप ऑफ पिगमेंट को हम लोग क्वांटासोम बोलते हैं। ये जो क्वांटासोम होते हैं, इसमें कई प्रकार के पिगमेंट वर्णक मौजूद होते हैं। पहला जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। सेकेंड जो होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कैरोटीनॉइड्स वर्णक मौजूद होता है। और एक और होता है जैंथोफिल। यहाँ पर सिर्फ ये 3 ही नहीं होते हैं, यहाँ पर वर्णकों का जो संख्या होता है वो 230 से 400 के आसपास होता है। तो ये कई प्रकार के वर्णक जो होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। अभी तक हम लोग जानते थे कि पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है, और क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, हरित लवक में मौजूद होता है। अगर पूछा है कि हरित लवक में भी क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, तो वो होता है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। और ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन जो है वो एक के ऊपर एक क्या होते हैं, सिक्कों के चट्टों के भांति मौजूद होते हैं। तो इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है अस्ट्रोमा लैमिला। अस्ट्रोमा लैमिला में अभी आपको बताए थे कि इस प्रकार से क्या होता है, ग्रेनम होते हैं इस प्रकार से, और ग्रेनम जो होते हैं उनको आपस में जोड़ने वाली जो रचना होता है उसी रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्ट्रोमा लैमिला बोलते हैं। इसको देख सकते हैं अस्ट्रोमा लैमिला क्या होता है, ग्रेनम को जोड़ने वाली, ग्रेनम या ग्रेना भी लिख सकते हैं, ग्रेनम को जोड़ने वाली चपटी झिल्ली युक्त रचना, झिल्ली युक्त रचना, ग्रेनम को जोड़ने वाली चपटी झिल्ली युक्त रचना क्या कहलाती है, अस्ट्रोमा लैमिला कहलाती है। अस्ट्रोमा लैमिला, अस्ट्रोमा लैमिला कहलाती है। इसके बाद हम लोग ग्रेनम भी देख सकते हैं, ग्रेना भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो आएगा वो आएगा ग्रेनम। ग्रेनम क्या होता है, थाइलाक्वाइड लैमिला के समूह को ग्रेनम कहते हैं। थाइलाक्वाइड लैमिला के समूह को ग्रेनम कहते हैं, और ग्रेनम का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना कहते हैं। ग्रेनम के समूह को ग्रेना कहते हैं। ये छोटा छोटा है, ऐसे ही ध्यान रखने के लिए लिख दिए हैं। इसके बाद पढ़ना हम लोग को लवक के कार्य, और लवक के कार्य हम लोग जान गए हैं। पहला जो लवक था वो था अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो था वो भोजन संग्रहण का काम कर रहा था। कार्बोहाइड्रेट के लिए जो था वो एमाइलोप्लास्ट था, वसा के लिए जो था वो इलियोप्लास्ट था, और प्रोटीन के लिए जो था वो एल्यूरोप्लास्ट था। तो वो अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के संग्रहण में सहायता करते हैं। वर्णी लवक जो था वो फूल, फल, पत्तियों एवं बीजों को विभिन्न रंग प्रदान कर रहा था। और हरित लवक यहाँ पर जो होता है वो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। यहाँ पर लवक के कार्य में हम लोग लिख सकते हैं, पहला लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करते हैं, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो होता है, लवक फूल, फल, पत्तियों एवं बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। और एक और पॉइंट में आएगा कि लवक भोजन संग्रहण का कार्य करता है। तो यहाँ पर था लवक, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लाइसोसोम। हेडिंग डालेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो एकल झिल्ली युक्त गोलाकार रचना होता है। इस प्रकार से एकल झिल्ली युक्त गोलाकार रचना होता है, और इस एकल झिल्ली युक्त गोलाकार रचना का जो निर्माण होता है वो गोल्जी काय के विखंडन से होता है। ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि गोल्जी काय के विखंडन से निर्मित एकल झिल्ली युक्त गोलाकार रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। और लाइसोसोम में कई प्रकार के क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो अम्लीय वातावरण में कार्यशील होते हैं। अम्लीय वातावरण कहने का मतलब 7 से कम जो पीएच मान होता है उसमें ये कार्य करते हैं, और अधिकांश जो कार्य करने का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है इनको काम करने का वो pH 5 पर होता है। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें लिखेंगे, यह एकल झिल्ली युक्त गोलाकार रचना है। यह एकल झिल्ली युक्त गोलाकार रचना है जिसका निर्माण गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी कह सकते हैं, गोल्जी काय के विखंडन से होता है। इसके बाद हम लोग देखें तो लाइसोसोम में कई प्रकार के क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक का मतलब होता है जो जल अपघटीय एंजाइम होते हैं उनको बोला जाता है। इसमें सकते हैं लाइसोसोम में कई प्रकार के
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं। कई प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं जो अम्लीय वातावरण में अम्लीय वातावरण में ध्यान रखिएगा, इससे पीएच मान जो होगा वो 7 से क्या होगा, कम होगा। pH लेस देन 7 अम्लीय वातावरण में कार्यशील होते हैं या क्रियाशील होते हैं, अम्लीय वातावरण में क्रियाशील होते हैं। और इसके बाद कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो भी देख सकते हैं। पहला जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ग्लूकोज ये सब का पाचन करता है। सेकेंड जो होता है वो लिपिड या वसा के पाचन के लिए, वसा को हम लोग लिपिड भी कहते हैं। और लिपिड के पाचन के लिए क्या होता है, के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम मौजूद होता है, लाइपेज। इसके बाद थर्ड जो होता है वो प्रोटीन के पाचन के लिए प्रोटीएज एंजाइम होता है। इसी प्रकार से न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसको डीएनए और आरएनए को कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के पाचन के लिए तो न्यूक्लिएज एंजाइम मौजूद होता है। तो ये सभी अलग अलग एंजाइम होते हैं जो कहाँ पर मौजूद होते हैं, लाइसोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। और ये सभी एंजाइम अम्लीय वातावरण अर्थात 7 से कम पीएच होने पर कार्यशील होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए लाइसोसोम है, इसमें कई क्या होते हैं, एंजाइम मौजूद होते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम एफिशिएंसी से अधिक क्षमता से जो एंजाइम काम करते हैं वो pH 5 पर काम करते हैं। pH 5 जो होता है ये 7 से कम होता है और ये भी अम्लीय वातावरण होता है। तो इस pH 5 को मेंटेन करने के लिए ये क्या करता है, H+ आयन जो होते हैं उसको ग्रहण करता है या उसको मुक्त करता है। pH जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन होता है। ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। तो H+ आयन जो होता है उसकी मात्रा अगर बढ़ेगी तो pH क्या हो जाएगा, घटेगा। तो मान लीजिए अगर pH जो है वो 7 के आसपास हो गया या 7 से अधिक होने वाला है, तो ये जो लाइसोसोम है ये बाहर से क्या करता है, H+ आयन को ग्रहण करना शुरू करता है। जब ये H+ आयन को बाहर से ग्रहण करेगा तो H+ आयन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी कोशिका में। और जैसे ही कोशिका में H+ आयन की मात्रा बढ़ेगी pH का मान क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। और जैसे ही pH का मान 5 पर हो जाता है, एंजाइम जो होते हैं वो अधिक कार्यशील, अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए pH जो है वो 5 से घट करके आएगा तो भी कार्य क्या होगा, प्रभावित होगा। और उस स्थिति में ये जो कोशिका है ये अपने अंदर मौजूद H+ आयन को क्या करता है, बाहर मुक्त करता है। और जब बाहर मुक्त करेगा तो H+ आयन का मात्रा क्या होगा, घटेगा। और H+ आयन का मात्रा घटेगा तो pH क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये pH का संतुलन जो होता है वो H+ आयन के मूवमेंट के ऊपर होता है। जो लाइसोसोम या कोशिका को कोई भी कोशिका अपने अम्लीय वातावरण को बनाए रखने के लिए करती है। तो ये है आपके लाइसोसोम और उससे संबंधित एंजाइम। एक चीज़ और हम लोग को पढ़ना है कि लाइसोसोम जो है उसको आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो पहले इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक पॉइंट पहले लिखेंगे उसके बाद समझेंगे। लाइसोसोम में विभिन्न प्रकार के एंजाइम मौजूद होते हैं। विभिन्न प्रकार के एंजाइम मौजूद होते हैं जिनमें अंतःकोशिकीय पाचन की क्षमता होती है। अंतःकोशिकीय पाचन की क्षमता होती है। विशेष परिस्थिति में या ड्यूरिंग स्टार्वेशन
के दौरान। स्टारवेशन का मतलब होता है जब कोशिका जो है उसमें एनर्जी समाप्त हो जाता है, ऊर्जा की कमी आती है, एक तरह से कह सकते हैं सूखा पड़ जाता है, एनर्जी का अकाल हो जाता है। उस स्थिति में उस कोशिका के जो क्रियाविधि है वो प्रभावित होते हैं और उसके साथ साथ आसपास के कोशिकाओं की भी क्रियाविधि प्रभावित होती है। तो उस दौरान क्या करता है, लाइसोसोम अपने फट जाता है और लाइसोसोम के फटने से एंजाइम जो होते हैं वो पूरे कोशिका में फैल जाते हैं और इसलिए पूरे कोशिका जिसमें वो लाइसोसोम मौजूद था उस कोशिका का ही क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। तो ये जिस कोशिका में रह रहा था उसी कोशिका का पाचन कर गया ड्यूरिंग स्टारवेशन, एनर्जी की कमी के कारण। तो इसीलिए इसको बोला जाता है आत्महत्या की थैली। तो स्टारवेशन के दौरान लाइसोसोम के फटने से संपूर्ण कोशिका का पाचन हो जाता है, संपूर्ण कोशिका का पाचन हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये था लाइसोसोम एवं उससे संबंधित कार्य और उसके बारे में जानकारी। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है उसके बाद राजधानी के बारे में। इसको पहले नोट करिए। तो इसके बाद हम लोग को राजधानी के बारे में पढ़ना है और उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इतना नोट करिए, इसको समझिए और जो समझ में ना उसको डाउट में ज़रूर पूछिए। बाकी विशेष अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।